नमस्कार सभी लोगों को, मेरा नाम है उर्वशी सिंह और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस ज्ञानी पर, जहां पर हम बातचीत कर रहे हैं अपने सबसे ही खास मेहमान से, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल। यहाँ पर हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बजट ओवरऑल सर को कैसा लग रहा है और आगे की क्या कुछ रणनीति सर की तरफ से बनती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है मंजीत सर आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। थैंक यू उर्वशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर काफ़ी लंबा समय बीत गया, आप आपसे बातचीत नहीं हुई है, कोई भी अपडेट नहीं मिल पा रही है और बीच में अब ये मौका ऐसा पड़ गया, देखिए बजट आ गया और इस पे हम जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आप कैसा लग रहा है ये बजट? ओवरऑल व्यू सबसे पहले तो आप दे दीजिए इस पर। देखिए उर्वशी जी, कर्मचारी नेता की हैसियत से अगर मैं कहूँ तो ये कर्मचारियों के लिए शून्य बजट है, जीरो बजट है ये। क्योंकि कर्मचारियों के लिए इसमें कोई स्पेस नहीं है, कोई बात नहीं है, उनको पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया गया है। लेकिन अगर एक साल पहले जाएं तो टैक्स जो एग्जम्पशन था वो 12,75,000 किया था सैलरीड पर्सन्स के लिए, तो वो एक अच्छी उपलब्धि थी। और उस उपलब्धि के बाद ये इतना अंदाजा था कि इस बार के बजट में कर्मचारियों के लिए कुछ खास नहीं होगा। लेकिन एक चीज को लेकर के हम बड़े श्योर थे और हमें उम्मीदें भी थी सभी कर्मचारियों को, क्योंकि 8वें पे कमीशन का गठन किया गया है। एक साल हो गया है 8वें पे कमीशन के गठन के अनाउंसमेंट को लेकर के। और अक्टूबर लास्ट में 28-29 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर 8वें पे कमीशन का गठन कर दिया गया था। और उसके बाद 13 जनवरी को PFRDA ने एक फिर से कमेटी का भी गठन किया है, एक्सपर्ट कमेटी। तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं ये उम्मीद बन रही थी कि पे कमीशन पर सरकार कुछ न कुछ बोलेगी कि इतने पैसों का हम मैनेजमेंट करके चल रहे हैं जो एम्प्लॉयज को एरियर के रूप में देने को पड़ सकते हैं। वो व्यवस्था नहीं दिखी तो थोड़ा सा मतलब निराशा है, क्योंकि कर्मचारियों को बेसब्री से इस बजट में इंतजार था। तो वो कहीं ना कहीं मतलब जो है निराशा मिली है। लेकिन एक बात कहूंगा कि रक्षा बजट को अगर आप देखें तो उसमें 7.8 लाख करोड़ रुपए तक का मतलब जो है उसमें अनुदान है, रक्षा के ऊपर खर्च करने का प्रावधान किया गया है, जो ऑपरेशन सिंदूर के समय से ही बहुत जरूरत लग रही थी। और पिछली बार के बजट में भी अच्छा खासा एक मतलब जो है अनुदान उसमें रखा गया था, फंड एलोकेशन किया गया था। उसको भी 10-15% बढ़ा दिया है। तो ये एक मैं कहूँगा कि मतलब जो है सरकार ने एक अच्छी उपलब्धि है और एक अच्छा कदम है उसके लिए। तो ओके सर, यहाँ पर एक स्टेटमेंट यहाँ पर ये निकला कि डिफेंस सेक्टर के नज़रिए से जैसे आपने बोला कि यहाँ पर एक अच्छा एलोकेशन हमें देखने को मिला है, लेकिन अगर सर्विस सेक्टर के नज़रिए से देखें तो इसको ज़ीरो कंसीडर किया जा रहा है। अगर हम आपसे जानना चाहें तो आप इस असेसमेंट से कितना एग्री करते हैं? देखिए, मैं पहले भी मैंने एक दो जगह पर इस बात को बोला है कि इस बार के बजट में कर्मचारियों के लिए कुछ खास उम्मीद दिख नहीं रही है। उसकी वजह है, देखिए पे कमीशन में भी होता क्या है कि पे कमीशन जब स्टडी कर लेता है, अपनी रिपोर्ट जब वो सबमिट करता है, तो उस रिपोर्ट के अनुसार सरकार बजट को एलोकेट करती है, फंड को एलोकेट करती है। तो अभी तो पे कमीशन ने बैठकें ही शुरू नहीं की। तो एज बीइंग द लीडर ऑफ एम्प्लॉयज एसोसिएशंस, मैं ये कहूँगा कि अभी ये वेट एंड वॉच की पोजीशन है हमारे लिए। और चूंकि पिछली बार ही टैक्स एग्जम्पशंस का जो स्लैब था उसको इंक्रीज किया गया था, तो वो इस बार दे रहे हैं, उसी के आधार पर लोग इस बार टैक्स दे रहे हैं। और ज्यादातर लोग मतलब जो एक बड़ा वर्ग उसको राहत मिली थी। तो मैं कहूँगा कि सरकार बस पे कमीशन पे ज्यादा फोकस करे, पे कमीशन को डायरेक्शंस दे कि जल्द से जल्द मतलब 6 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट तैयार करे, और 6 महीने की रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो कैबिनेट को हैंड ओवर करे, ताकि जो अगला बजट आए उसमें मतलब जो एरियर देने के लिए उसमें फंड की व्यवस्था की जा सके। मंजीत सर आपका आई थिंक कैमरा जो है वो ऑफ हो चुका है, इसकी वजह से हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे ज़रा सा कैमरा आप जी अपना ऑन कर लीजिए ताकि जी बेहतर कम्युनिकेशन हो पाए। जी। यहाँ पर आपने बात की डिफेंस की भी और यहाँ पर मेरा सवाल ये भी है कि अभी हमने बजट को सुना, हम सभी ने सुना और लेकिन इसमें 8th पे कमीशन को लेकर कोई भी ना स्टेटमेंट था, कोई भी क्लियर इंडिकेशन यहाँ से नहीं मिल रही है। आपके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पर
इस तरीके की कोई भी इंडिकेशन नहीं मिलना, कोई भी स्टेटमेंट नहीं आना, आपको लग रहा है ये थोड़ा-सा डिले होने का मोड बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ से? जी 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 उर्वशी जी, मैं यही बात कहना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं सरकार, देखिए 15 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने पे कमीशन के गठन की घोषणा की थी, अनाउंसमेंट किया था। 15 जनवरी से फिर उसे अक्टूबर के अंत तक, यानी कि 10 महीने लगे, लगभग लगभग 10 महीने में वो कमीशन का आधिकारिक गठन कर पाई। तो ऐसा तो है नहीं कि 10 महीने लग जाते, हालांकि बीच में ऑपरेशन सिंदूर इसी दरमियान मतलब इसके बीच में जनवरी के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया था। तो हम मान लेते हैं कि 2-4 महीने उसकी वजह से डिले हो सकते थे, लेकिन फिर भी 10 महीने की जो डिले हुआ वो अप्रत्याशित था। कहीं ना कहीं वो मंशा सरकार की दिखाती है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं थी। फिर अक्टूबर में गठन होने के बाद पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी बीत चुका है। आज हमें 1 फरवरी, चौथे महीने में प्रवेश कर गए। तो चौथे महीने के बाद भी अभी ऑफिस ने काम शुरू नहीं किया है, कमीशन ने अभी एक भी बैठक शुरू नहीं की है, कमीशन की तरफ से कोई इनविटेशन किसी को नहीं मिला है। तो और फिर अब ये बजट आ गया आज। बजट में इसके ऊपर कोई बातचीत ना करना, टीका टिप्पणी ना करना, कोई फंड एलोकेशन की बात ना करना, तो ये जताता है कि सरकार जानबूझ करके इसको कहीं ना कहीं डिले करना चाहती है। तो डिले करने का मतलब ये है कि इस बजट में भी डिले करेगी और फिर वो हो सकता है अगले बजट में भी डिले कर दे। तो ये मंशा ठीक नहीं है। अभी भी हमें भरोसा है कि सरकार मतलब जो है पे कमीशन को स्पष्ट निर्देश दे अगर, तो 6 एक महीनों में रिपोर्ट तैयार हो सकती है और उसके बाद एरियर देने की व्यवस्था होगी, तब सरकार उसको फंड एलोकेट कर देगी। ठीक है सर, आपने बोला कि इस बजट तो इंतज़ार करते रहे, अब क्या पता अगले बजट तक भी जो है वो सिर्फ़ वेट एंड वॉच की ही आप पोज़ीशन में दिखें और वहाँ पर भी जो है वो थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में क्या सरकार पे जितने भी कर्मचारी हैं उनका भरोसा टूट रहा है? बिल्कुल टूट रहा है मैडम, कर्मचारियों को भरोसा था क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गया घोषणा को, पे कमीशन की घोषणा को ही 1 साल हो गया। 15 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक 1 साल से ऊपर हो गया। और 1 साल में बजट आ गया, 2 बजट आ गए। एक जी। फरवरी में ही बजट आ गया था और एक इस फरवरी में बजट आ गया, मतलब घोषणा के बाद 2 बजट आ गए। तो दोनों बजट में व्यवस्था, मतलब 2 बजट तो निकल गए और अभी आगे का भी एक बजट निकल जाने की संभावना बन रही है। तो ये मंशा ठीक नहीं है, कर्मचारियों को का विश्वास टूटता है और कर्मचारी फिर आंदोलन की तरफ रुख अख्तियार करते हैं। उनको लगता है फिर आंदोलन करेंगे तभी सरकार झुकेगी, तो फिर वो हम लोगों की भी मजबूरी होती है कि फिर कर्मचारियों को जब उनका जब विश्वास टूटता है तो फिर भाई हम लोग कर्मचारियों के सेंसिटाइजेशन को ध्यान में रख करके ही काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने सर बैठक भी करी है वित्त राज्य मंत्री जी से, वहाँ पर आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ बातचीत हुई है? वहाँ से क्या इनपुट निकल कर के आ रहे हैं? देखिए, पहले हमने 9 नवंबर को आंदोलन किया था। 9 नवंबर को आंदोलन करने के बाद माननीय वित्त मंत्री जी ने हम लोगों को बुलाया था और इस मुद्दे पे बात हुई थी। तो तब भी उन्होंने ये कहा था कि बजट से पहले थोड़ा मुश्किल है बातचीत हो पाना आधिकारिक आपकी, तो बजट के बाद देखते हैं। तो अभी हम उनको रिमाइंड कराने के लिए गए थे कि भाई बजट तो कल है, कल बजट हो जाएगा और बजट के बाद अब हमारी बैठक हो। और इसी बीच 13 जनवरी को PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक नई हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी गठित की है जिसमें 15 मेंबर होंगे, 15 मेंबर होंगे उसमें। तो हमने उनसे फिर से रिक्वेस्ट की है कि आपसे हमारी लगातार मुलाकातें हो रही हैं, बैठक हो रही है और आपने ये आश्वासन भी दिया था हमारे आंदोलन के बाद कि हम आपकी बैठक कराएंगे और ताकि संभावित जो भी बेस्ट से बेस्ट रिजोल्यूशन है वो निकल सके। तो उनको फिर से हमने रिमाइंड किया है। कल ही उन्होंने उस हमारे जो ज्ञापन है उस ज्ञापन को अपने OSD के लिए मार्क कर दिया है और होपफुली आज चूंकि बजट है तो आज तो कार्रवाई नहीं हुई होगी, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल वो उनके OSD साहब के पास पहुंच जाएगा और उसके बाद OSD साहब से बातचीत करके जैसे भी होगा मीटिंग प्लान होगी और जल्द मीटिंग होगी। तो बाकी जो अपडेट होगी हम अपना रिजोल्यूशन रखेंगे, सरकार का पक्ष सुनेगा, कितनी सहमति बनती है, कहाँ तक हम उस पर निगोशिएशन कितना होता है, क्या क्या हो सकता है, इन चीज़ों पर बात करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो एक आध मीटिंग होगी, लेकिन हम चाहेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम का समाधान निकल आए। 22-23 साल हो गया, इसको और ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते।
ठीक है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो गया है और 8वें वेतन का भी सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर यहाँ पर रिकमेंडेशन और लेट होते हुए नज़र आती है, जैसे कि सर आपने बोला कि प्रोसेस जिस हिसाब से चल रहा है, नेक्स्ट बजट आते-आते भी जो है वो थोड़ी-सी यहाँ पर देरी होती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में एरियर भी बढ़ेगा, उसका भी जो टाइम स्पैन है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्या आपको लगता है कि इससे भी गवर्नमेंट फाइनेंस पे जो है वो असर पड़ता हुआ नज़र आ सकता है? सॉरी, मैं आपके सवाल को नहीं समझ पाया मैडम, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि आपका सवाल क्या था? सर अभी आपने मेंशन किया था कि जिस तरीके का हमें 8th पे के अंदर लगातार डिले होते हुए नज़र आ रहा है और नेक्स्ट बजट तक जो है इसके इम्प्लीमेंट होने की जो कह सकते हैं कि घोषणा होने के बारे में जो पूरा लोगों के हाथ में मिलने लगे पैसे तब तक का जो प्लान दिख रहा है वो लगातार डिले हुए होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में एरियर जो है उस पर आपका क्या टेक है? देखिए, जब 15 जनवरी को सरकार ने अनाउंसमेंट किया था, उसके तुरंत बाद फरवरी में हमारी मुलाकात डीओपीटी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से हुई थी। और उस समय भी उन्होंने हम लोगों से कहा था कि हमारी सरकार इस बार बिना डिले किए पे कमीशन आप लोगों को दे देगी, लेट नहीं होगा, और आपको हो सकता है एरियर देने की जरूरत ना पड़े, ऐसा उन्होंने बोला था। हमें बड़ा भरोसा था कि ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब है कि जनवरी में अनाउंसमेंट हुआ, फरवरी में कमीशन गठित हो जाएगा और दिसंबर तक रिपोर्ट दे देंगे और जनवरी में उसको स्वीकार कर लेंगे या फरवरी में स्वीकार कर लेंगे। तो अभी 1 जनवरी 2026 से हम लोगों को बढ़ी हुई सैलरी मिलने लग लग जाएगी। अभी का सिनेरियो देख करके तो अब आज मतलब इस पिछले महीने से ड्यू हो गया, 1 महीने का एरियर ड्यू हो चुका है। कमीशन ने भी बैठकें नहीं शुरू की। अगले महीने से या इस महीने से बैठकें शुरू होंगी, 4 6 10 8 10 महीना लगेगा। फिर वो कमेटी की जो रिपोर्ट होगी, कमीशन की जो रिपोर्ट होगी, उसको सरकार को सौंपेंगे। फिर सरकार की एक कमेटी होगी जो उसको रिव्यू करेगी या उसको ऑब्जर्व करेगी, देखेगी, स्टडी करेगी उसको। उन्हें क्या ठीक लगता है क्या ठीक नहीं लगता है तो उसी हिसाब से वो रिकमेंडेशन देंगे। जब उनके रिकमेंडेशन आ जाएंगे तब जा करके कहीं लोगों को वो इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से, तो अब कितना ही जल्दी कर लें लेकिन 1 साल तो हम मान के चल रहे हैं, 1 साल लग जाएगा। 1 साल तो गनीमत है कि 1 जनवरी 2027 से अगर लोगों को बढ़ी हुई सैलरी मिलने लग जाए तो 1 साल का एरियर बनेगा सरकार पर। लेकिन तब तक हमारा जो हाउस रेंट अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, इनका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होगा। हमने कई बार मीडिया के माध्यम से भी वित्त मंत्रालय को भी पत्र लिख करके भारत सरकार को, और हमने गुजारिश की है कई बार कि तब तक तात्कालिक राहत के लिए कि एरियर कम से कम देना पड़े, कम से कम फंड एलोकेशन करना पड़े। तो उसके लिए तात्कालिक राहत के लिए कि 1 जनवरी 2026 से जितना भी डियरनेस अलाउंस है आज की डेट में 58 या 60% जितना भी है उसको बेसिक सैलरी में मर्ज कर दे। और मर्ज कर देने से हमारे एरियर का नुकसान कम होगा, क्योंकि अगर आज से मर्ज कर देंगे तो हमको बढ़ा हुआ एचआरए भी मिलने लग जाएगा, बढ़ा हुआ ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलने लग जाएगा। लेकिन जब 1 साल का एरियर इनको देना पड़ेगा तो उस एरियर में क्या है कि एचआरए का एरियर नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एरियर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसी दिन से मिलता है जिस दिन से बढ़ी हुई सैलरी मिलना शुरू होती है। इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो अभी भी हमारी यही डिमांड रहेगी सरकार से कि बेसिक सैलरी में डियरनेस अलाउंस को मर्ज किया जाए तात्कालिक राहत के लिए। ओके, यहाँ पर सर थोड़ा-सा हम और आपसे समझना चाहते हैं कि अगर आगे के लिए यहाँ पर और जिस तरीके से अभी तक कोई भी बात यहाँ पर नहीं निकल कर आई है, तो आगे की रणनीतिक सोच क्या है? क्या अभी जितने भी कर्मचारी हैं, उन्हें लगातार कई बात भी की है हमने इस पर, पहले भी हमने कई बार इस पे चर्चा करी है, बहुत सारे आपने अपनी तरफ से प्रोटेस्ट भी किए हैं। क्या इस मुद्दे को और ज़्यादा गंभीरता से लेना पड़ेगा? क्योंकि अभी जस्ट हाल ही में इसी सेशन से पहले आपसे बातचीत करने से पहले हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने देखा कि प्रोटेस्ट जो है 12 फरवरी को होने की एक रिपोर्ट सामने आई है, तो इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने का ख़्याल है क्या? देखिए, तरीका तो यही रहा है अभी तक कि पहले संघर्ष होता है, आंदोलन होते हैं, फिर उसके बाद सरकार के साथ संवाद होता है और फिर कुछ न कुछ समाधान निकलता है। तरीका तो यही है, संघर्ष, संवाद और समाधान। तो हमने संघर्ष किया, नवंबर माह तक हमारा संघर्ष चलता रहा। उसके बाद से हम संवाद की भूमिका में हैं। हमारी 4 मीटिंग हो चुकी हैं स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर साहब से। और नवंबर से, चूंकि अभी दिसंबर, और हम नवंबर को तो कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि नवंबर मंथ हमारा संघर्ष का मंथ था।
तो दिसंबर और जनवरी 2 महीना हुआ है, 2 महीने में हमने 4 बार मीटिंग की है। और हम लगातार लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि एक बार मीटिंग करके हम भूल गए हो, छोड़ दिया हो, इस तरह से नहीं है हमारा। हम अपने एजेंडे पर पूरी तरीके से अडिग हैं। और अब संवाद की हम मतलब उसमें चल रहे हैं जो हमारा। तो अभी माननीय मंत्री जी के साथ बैठक हुई है। और अभी वित्त मंत्रालय है या जो PFRDA है या जो उसकी कमेटी है उसके साथ बैठ के हों, या पे कमीशन के साथ बैठ के हों, तो वहां हम अपनी बात रखें। तब कुछ ना कुछ हमें भरोसा दे पाएंगे लोगों को भी कि हम इस टेबल टॉक पर ये बात अपनी रख पाए हैं, और यहाँ पर ये बात बनती हुई आ रही है, और इस मामले में बात नहीं बनती हुई नजर आ रही है। तो वो हम कहेंगे तो कुछ समाधान निकलेगा। और फिर से वो समाधान निकलेगा तो उसके बाद अगली रणनीति तो उसके बाद तय होगी। तो अभी हम संवाद की उसमें चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने अगस्त महीने में एक प्लान्ड वे में कि अगर चीजें डिले होती हैं तो प्लान्ड वे में हमने अगस्त में एक बड़ा एजुटेशनल प्रोग्राम मतलब जो है डिजाइन किया है। अपने कार्यकारिणी से और अपने सहयोगी संगठनों से बातचीत करके हम तैयार कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अगस्त महीने में एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में करेंगे। ठीक है, तो अगस्त में जो है वो अगर उससे पहले ही कोई खबर आ जाती है तो फिर हो सकता है सर आपकी जो जी। स्ट्रैटेजी है कुछ यहाँ पे हाँ। बदलती हुई ज़रूर नज़र आए? जी, बिल्कुल बिल्कुल उर्वशी जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए हमारा काम केवल आंदोलन आंदोलन, हम कोई आंदोलनकारी नहीं है। ये आंदोलन जीवी नहीं है। मतलब जो माननीय मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश में तमाम तरह के आंदोलन जीवी लोग रहते हैं, तो हम आंदोलन जीवी नहीं है। जब हमारे हक लुटते हुए नजर आते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे हक छीने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बर्दाश्त नहीं करते थे। 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन ड्यू है। अभी कमीशन गठित हो पाया है, अभी उसकी बैठकें नहीं शुरू हुई। तो ये इजी गवर्नेंस नहीं बची ना। माननीय मोदी जी कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इजी गवर्नेंस, और एक भारत श्रेष्ठ भारत। कहाँ है एक भारत श्रेष्ठ भारत? हमारा 8वां पे कमीशन, इजी गवर्नेंस तो तब होती जब 1 जनवरी 2025 को ही कमीशन गठित हो जाता। अब तक रिपोर्ट सौंप दी गई होती, तो उसे इजी गवर्नेंस कहते। एक भारत श्रेष्ठ भारत तब कहते जब जब हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का पे कमीशन अलग है। बिहार में चले जाओ, बंगाल में चले जाओ, आप देखिए मतलब दिल्ली से कितनी दूरी, 800-900 किलोमीटर की दूरी पर कितनी वेरिएशंस हैं। यहाँ प्राइमरी के टीचर का 35,400 मूल वेतन है। बिहार में चले जाओ तो 25,000 बचता है, 10,400 रुपए का अंतर है। बंगाल में आप चले जाओ, ऐसे ही बंगाल में अंतर है। मतलब मध्य प्रदेश में आप चले जाओ तो वहाँ संविदा कर्मियों को परमानेंट किया गया। तो उनके साथ मतलब जो है कि उस दिनांक से वरिष्ठता की समस्या खड़ी हो गई। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत तो तब होगा जब किसी कर्मचारी को जिस दिन से आपने भर्ती कर लिया था उस दिन से आप उसको नौकरी में पक्का माने। नहीं तो आप उसको 15 साल नौकरी करने को मिला, रेगुलर सर्विस, और 15 साल उसने कंट्रेक्चुअल निकाल दी। अब आप कह रहे हो उसकी सर्विसेज केवल 15 साल की है, तो वो 15 साल की उसकी सर्विसेज क्या थी? वो था क्या? क्या वो 15 साल डकैती मार रहा था? क्या वो 15 साल अपने घर में बैठा रहा था? तो ये चीजें हैं, सरकार को इस पर सोचना चाहिए। कर्मचारियों को जब भी देने की कुछ बात आती है तो सरकार डिले 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 करती चलती है। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है सरकारों की। और माननीय मोदी जी के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि माननीय मोदी जी एक मतलब जो है दुनिया के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेताओं में से एक हैं। और हम लोगों को भी गर्व है कि हमें एक ऐसा मतलब जो है फैसला लेने वाला प्रधानमंत्री मिला है। लेकिन तकलीफ ये होती है कि सारे मामलों में अच्छे हैं, लेकिन जब कर्मचारियों के मामले में आते हैं तो फिर वो सौतेला व्यवहार दिखता है। ये बुरी बात है। ये बात माननीय मोदी जी को समझनी पड़ेगी कि हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार ना करे सरकार।